अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। आज हम चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ होती है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरली होती है। ये है क्या चीज़ है जी? द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर नेचुरली अनस्टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर आपको पता है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है वो एलिमेंट्स नेचुरली अनस्टेबल होते हैं। और ये बेचारे अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। ये अपने अंदर से अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए बेचारे गरीब हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या काम करते हैं? हर वक्त रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? दीज अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट रेडिएशंस ऑन देयर ओन। खुद ब खुद, ये नहीं है क्योंकि बंदा इनके पास खड़ा है उसको कह रहा है चल भी अपनी रेडिएशंस एमिट कर, नहीं, खुद ब खुद ये रेडिएशंस नेचुरली, इसी तो इसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। तो नेचुरली ये रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई जो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोला जाता है, और इस फिनोमिने को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। अब रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, जब ये रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है तो ये रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं, या अल्फ़ा या बीटा या गैमा। और जब ये एमिट करता है तो साथ ही इसके न्यूक्लियाई की स्टेट भी चेंज हो जाती है, न्यूक्लियस की नेचर चेंज हो जाती है और ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसी अमल को ट्रांसम्यूटेशन भी बोला जाता है कि एक न्यूक्लियस अल्फा बीटा या गैमा पार्टिकल को एमिट करने के बाद अदर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा इस एमिशन के दौरान, और ये रेडिएशंस जो होती हैं ये इनविजिबल होती हैं, ये हमें नज़र नहीं आती। और इन रेडिएशंस की एमिशन के दौरान जो रेडिएशंस रिलीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज, दूसरा बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज, और तीसरा गैमा रेज। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने भी बताया कि जो रेडिएशंस होती हैं ये क्या होती हैं? ये इनविजिबल होती हैं, ठीक है, ये हमें नज़र नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह वगैरह, तो कहते हैं कि इसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कि हम कहें कि जी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस की तादाद बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ा दें या मटेरियल की डेंसिटी चेंज कर दें, नहीं। हर मटेरियल से जो जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हैं वो नेचुरली अपने अंदर से रैंडमली स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो अभी तक हमने ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो जस्ट इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज आप ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। अगर लॉन्ग में आ जाए तो मैंने हेडिंग्स तो बनाई हुई हैं, फिर आपकी किस्मत। अच्छा, इसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं होते मगर हम उनको रेडियो एक्टिव बना लेते हैं आर्टिफिशियली। जिसमें सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है कि ऐसे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या काम किया हुआ है, वो लेबॉर्ट्री के अंदर न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बना लेते हैं। सो साइंटिस्ट कैन ऑल्सो मेक अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन द लेबॉर्ट्री के अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी बनाए जा सकते हैं। दिस हैपन्स, अब ये कब होता है? व्हेन अ स्टेबल एलिमेंट, देखें एक एलिमेंट स्टेबल है, हमने क्या काम किया, उसके ऊपर बम्बारमेंट कर दी हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स से, कोई भी पार्टिकल, लेट्स सपोज न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, या अल्फा पार्टिकल्स हैं, या गैमा रेज। जब हम किसी भी स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर क्या करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल की, ठीक है जी, हाई एनर्जी पार्टिकल, बस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये पेपर मैंने लिखना आपने, हाई एनर्जी पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं, तो बदले में जो हमारे पास यही स्टेबल न्यूक्लियाई होता है ये बेचारा अनस्टेबल हो जाता है। यानी हम क्या काम करते हैं, पहले ये अमीर था, हमने इसके ऊपर हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवा के इसको बेचारे को गरीब कर दिया। ठीक हो गया। तो उस वक्त जो ये अनस्टेबल क्यों क्या हो जाएगा, तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाएगा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये इसको ऐसे एटम्स को या एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटॉप्स भी बोलते हैं या रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी बोलते हैं।
तो ये आपने याद रखना है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो दोनों में फ़र्क आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं कि जो ये हमारे पास ना रेडियो एक्टिविटी में अब जो रेज निकलती हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, अब थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन आ गई है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बैकरल ने, सबसे पहले जो था हेनरी बैकरल ने इसको डिस्कवर किया था ना रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। वो आपने इसकी कहानी बचपन में सुनी होगी कि इसने के पास यूरेनियम के पीसीस थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, साइंटिस्ट थे ये। तो इसने ना यूरेनियम के पीसीस को कागज़ में लपेट के ना तो रख दिया अपने ड्रॉ के अंदर, और ड्रॉ के अंदर फोटोग्राफी फिल्म भी पड़ी हुई थी। तो इसने जब फोटोग्राफी फिल्म्स को बाहर निकाला तो इसने देखा कि उसके ऊपर 3 ज़बरदस्त किस्म के निशानात थे। ये बड़ा परेशान हुआ फिर इसके बाद, क्योंकि साइंटिस्ट इसका दिमाग काम किया कि इसका मतलब है कि यूरेनियम जो है अपने अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस एमिट कर रहा है। तो उसी के चक्कर में फिर ये एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया था। लेड ब्लॉक का मतलब ये है कि रेडिएशंस इससे बाहर नहीं निकल सकती ना, ठीक है, एस्केप नहीं हो सकती। और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव का सोर्स पड़ा हुआ था। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अब ये रेडिएशंस निकली 3 तरह की। बाहर से हमने ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स, जिसको हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी जी? हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से अप्लाई कर दी है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यूँ। अच्छा, अब जब ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरी तो कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो जहाज़ के मुँह वाली सीधी गुजर गई। ये फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, और कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। देखें, नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी है ना ये। और कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो किसकी तरफ मुड़ गई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो ऐसी रेडिएशंस जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होना है? खुद जाहिर बात है, इनके ऊपर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेंगी। और अल्फा रेज के ऊपर अगर आप देखें तो ये किसकी तरफ मुड़ी है? नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा फिर हमने क्या काम किया जी, कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज को हमने अल्फा रेज का नाम दे दिया, नेगेटिवली चार्ज्ड रेज को हमने बीटा रेज का नाम दे दिया। और जो गैमा रेज थी ये मुड़ी ही नहीं, ये न्यूट्रल है। ठीक हो गया। मगर अब इस डायग्राम में एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। और आपको पता है हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल ऊपर वाला जो एटॉमिक मास है वो 4 होता है, जबकि नीचे वाला 2 आपको पता है प्रोटॉन नंबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद गैमा रेज, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। अब एक बात जो यहाँ पर बड़ी नोटेबल है ना, वो क्या है कि गैमा रेज की डिफ्लेक्शन और अल्फा रेज की डिफ्लेक्शन में से ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखें किसकी हुई है? बीटा रेज की। अब उसकी वजह ये, बीटा रेज आर नथिंग, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स बेचारे हल्के होते हैं, ठीक है। अल्फा रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा रेज पर जो चार्ज होता है यानी कि ये पॉजिटिव 2e होता है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल चार्ज। और इनका मैस भी, प्रोटॉन का मैस भी आपको पता है कि ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो अल्फा रेज का मैस ज़्यादा होता है, बीटा रेज का मैस बहुत लाइट होता है। तो लाइट मैस होने की वजह से ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती हैं, जबकि अल्फा रेज का मैस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी डिफ्लेक्शन कम होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रख लीजिएगा, इसको पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब मैंने तीनों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है अलग-अलग से, ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं जी? डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, मूव वेरी फास्ट, और ये स्पीड ऑफ लाइट के कुछ हिस्से से ट्रेवल करते हैं। एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती, स्पीड ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा होता है, यानी कुछ परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 90%, 98%, 97%, इस तरह, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज स्पीड इनकी जो है वो वैसे आम तौर पे जो है ना वो होती है मेरा ख्याल है 1 × 10⁻⁷ होती है, ठीक है। तो नहीं 1 × 10⁻⁶ के करीब होती है। आगे टेबल आएगा, टेबल में मैं आपको दिखा दूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अभी परसेंटेज से मुराद ये कि स्पीड इज, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.95c, यानी स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फ्रैक्शन आती है। इसके बाद बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हुए, और ये अल्फा पार्टिकल से लाइटर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो 0.995 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये आपकी बुक में भी लिखी है, ये बहुत मशहूर MCQ है कि बीटा पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट से का 0.9995 टाइम्स, ठीक है।
उसके बाद गैमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और ये एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये सारी बातें थी जी अल्फ़ा, बीटा और गैमा के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी बचपन में भी जान चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं अल्फ़ा डीके। अब ये जो बारी बारी हमने पढ़े ना, अल्फ़ा बी एमिट हो सकता है, बीटा बी, गैमा बी, अब हम इनके डीके पढ़ेंगे। जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ करता है, इस डीके को बोला जाता है अल्फ़ा डीके। तो अल्फ़ा डीके सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता किन एलिमेंट्स में है। हर न्यूक्लियाई में तो अल्फ़ा डीके नहीं होगा ना, तो इसकी कंडीशन अब मैंने हेडिंग समेत बनाया होगा, ठीक है। ये लॉन्ग भी आपको आ सकता है जी, डिस्क्राइब अल्फ़ा डीके एंड बीटा डीके इन डिटेल, ठीक है, या व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, डिस्क्राइब अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा डीके। तो इसलिए मैंने हेडिंग्स के साथ इनको बनाया हुआ है। आप जब भी लेक्चर ले रहे हो तो रजिस्टर निकाल दिया करें, साथ पॉइंट्स को नोट करते जाया करें। आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स बनाया करें, फिर आपको इंशाल्लाह हर चीज़ साथ क्लियर होगी। इसके बाद कंडीशन ये है कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जब उनमें, ठीक है जी, क्या होते हैं, मैनी प्रोटॉन्स कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। तो जारी बात है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज़्यादा होंगे तो द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स बिकम स्ट्रोंगर देन द फोर्स होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर टू बिकम स्टेबल। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियॉन्स को जोड़े रखती है। तो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जब प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, सपोज करें मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो अब प्रोटॉन की रिपल्शन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हर प्रोटॉन दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो जो न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होती है, ठीक है, जो इनको होल्ड करके रखती है इन न्यूक्लियॉन्स को, ये रिपल्शन की फोर्स उससे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस फट जाता है और उसके अंदर से ये अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाता है। तो बस पहली कंडीशन सिर्फ इतनी याद रख लें कि ये अल्फा डीके उन एलिमेंट्स में होगा जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा होंगे, या हम यूँ भी कह सकते हैं प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1 से बड़ी होगी। देखें ना, अगर ये n को इधर लाकर डिवाइड कर दें तो p/n ग्रेटर देन 1 ही आएगा। लें जी, ये पहली कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या कंडीशन है, इसको रिवाइज कर लें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, दूसरी इसकी जनरल इक्वेशन, बड़ी मशहूर इक्वेशन है भाई। ये एक एलिमेंट है जिसके पाँव में ज़मीन है, सर पे आसमान है। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल में आपको पता है पाँव में ज़मीन में 2 होता है और आसमान में 4 होता है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर वाई आना है, ठीक है। ये नया न्यूक्लियाई क्योंकि बनेगा तो इधर वाई लिखिएगा आप, ठीक है। ये बुक में भी आई थिंक मिस्टेक है। तो अब जो नया एलिमेंट बना उसमें क्या चेंजिंग होके आएगी, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा और मैस नंबर में से 4 माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको आज बताने लगा हूँ, इसको बड़े गौर से सुन लीजिएगा। देखें, ये एक न्यूक्लियाई था ना, ठीक है। सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये है 20 और 40, लेट्स सपोज कर रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसमें से अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम निकल गया, 2 4 निकल गया इसमें से, तो पीछे क्या बच गया, एक नया न्यूक्लियाई बचेगा। अच्छा, अब उसके ज़मीन में और आसमान में क्या आएगा, तो देखें ये 20 था, 20 में से ये 2 निकले हैं, तो बाकी पीछे कितना बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। अच्छा, 40 में से ये 4 निकल गया, पीछे क्या बच गया, 36 बच गया। इसका मतलब है जो नया न्यूक्लियाई बनेगा उसमें से क्या होगा, 2 माइनस होके आया होगा जी में और 4 माइनस होके आया होगा ए में से, ठीक हो गया। तो ये आपने बात नहीं भूलनी कि जब भी अल्फा डीके होता है तो जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन नंबर या चार्ज नंबर है या एटॉमिक नंबर, ये 2 कम हो जाता है, जबकि मैस नंबर में से 4 कम हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 नंबर बात, ये देखें 20 में से 2 इधर आ गया। आप ये देखो, इन दोनों को ऐड करो, 2 × 18 कितना होता है, 20 ही होता है ना। तो जो प्रोटॉन नंबर हमारी रिएक्टेंट साइड पे बनेगा वही ओवरऑल प्रोडक्ट साइड पे बनना चाहिए। 36 × 4 करो, कितना आएगा, 40 ही आएगा। अच्छा, फिर इसमें देखो a - 4 × 4, 4 4 से कटेगा, a ही बचेगा। अच्छा, z - 2 में से 2 इस -2 से कट जाएगा तो पीछे z ही बचेगा। तो हमारी इक्वेशन की बैलेंसिंग होना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। एटॉमिक यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बैलेंस वो ओबे होना चाहिए, ठीक है। कि रिएक्शन से पहले जो मैस नंबर और चार्ज नंबर है, रिएक्शन के बाद भी टोटल मैस नंबर और चार्ज नंबर वही होना चाहिए,
इसके बाद ये देखें यहाँ पर मैंने लाइन भी लिख दी है कि ड्यूरिंग अल्फा डीके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लॉस होते हैं, जिसकी वजह से ए में से 4 कम हो जाता है और जी में से 2 कम हो जाता है। इसके बाद इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आ गई है। देखें रेडियम है जिस तरह, अब रेडियम था 88 to 26, जब इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज़ किया तो रेडोन बना। अब ये आपको एलिमेंट के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब देखें मगर मज़े की बात ये 86 है, क्योंकि 88 में से 2 निकल गया था, पीछे 86 ही बचना था। 226 में से 4 निकल गया तो 222 बचा ना, तो ये इक्वेशन की भी बैलेंसिंग होगी। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन की बैलेंसिंग आनी चाहिए। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है इसके बारे में अब देखते हैं, जिसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यू वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्या है ये? द पेरेंट न्यूक्लियाई हैज मोर मास देन द डॉटर देन द प्रोडक्ट आफ्टर द डिके, यानी कि डॉटर हम कह देते हैं। देखें ये प्रोडक्ट है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है। तो कहते हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसका मास जो होता है प्रोडक्ट में जो डॉटर एलिमेंट बना है उससे ज़्यादा होता है। देखिए इसका मास है 226, ठीक है, मास नंबर, और इसका मास नंबर 222 है। तो इसका मतलब है कि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। तो इसका मतलब इन दोनों के मास में एक डिफरेंस तो आएगा ना। क्या ख्याल है? मास में, दोनों के मास में एक डिफरेंस आएगा। वो जो मास में डिफरेंस है उस मास को बोला जाता है मिसिंग मास या मास डिफेक्ट भी हम कह सकते हैं। द मिसिंग मास, अब यही मास जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है E इज इक्वल टू mc² होता है। तो अब जो मास में डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पर, जो मास में डिफरेंस आता है, ठीक है, हम क्या काम करते हैं, उस डिफरेंस को मेजर करके यहाँ पे पुट करेंगे m की जगह पे और c² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक एनर्जी आ जाएगी। ये जो एनर्जी आएगी, दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू। तो सादा जुबान में सुने, रिएक्टेंट साइड है और दूसरी कौन सी है? प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, या पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर को आप गोली मार के इस तरीके से समझ लें, रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड, दोनों का मास का डिफरेंस लें। उस मास के डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करवा दें? स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें। आपके पास जो एनर्जी आएगी दैट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या क्यू वैल्यू ऑफ द डिके। तो ये 4 हेडिंग्स आपको अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। मैंने ना बहुत शॉर्ट करके और बड़ी सिंप्लीफाइड करके ना ये प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बुक को पढ़ के अच्छे तरीके से उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे नोट करके तो यहाँ पे आपको समझाए हैं, ताकि आप जस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से 100% रेडी हो। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा, और ये ना, ये बड़े बड़े लोगों ने, आप देखिएगा कि ना अजीबोगरीब तरीके से बच्चों ने ना अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं। इसको समझना और समझाना दोनों ही जो है ना वो थोड़ा टिपिकल काम है। और मैंने इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ना इसके बारे में एक शॉर्टकट निकाला है, जिससे मैं ये ग्राफ आपको गिनती के कुछ मिनटों में ही समझा दूंगा। तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है? तो सबसे पहला पॉइंट है जी, अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जीज होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं। अब आप बचपन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में तो पढ़ के आए हुए हैं। डिस्क्रीट वो होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, 0 1, उनको डिस्क्रीट बोलते हैं। जबकि कंटिन्यूस में आपने पढ़ा था कि उनमें कंटिन्यूटी होती है ग्राफ में, 0 1 नहीं, अगर 0 है और 1 है तो उसके दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ भी आएंगी। इसमें क्या होगा, या 0 होगा या 1 होगा, 0.1 0.2 0.3 ऐसा कोई सीन नहीं है। जबकि इसमें 0 0.1 0.2 0.3 इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है। तो कंटिन्यूस में और डिस्क्रीट में तो पहले आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये आपने लॉजिक गेट्स जो पढ़े थे 10th क्लास में उसमें भी पढ़ा था, 0 1, ठीक है। 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं जिनको बूलियन अलजबरा में आपने पढ़ा था, बूलियन वेरिएबल्स। तो खैर अल्फा पार्टिकल्स कहता है जो इनकी एनर्जीज होती हैं वो भी डिस्क्रीट होती हैं। यानी सपोज करें कि अगर एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की 1 है, फिर दूसरे की 2 है, फिर 3 है, तो ऐसा नहीं होगा कि इनके दरमियान में 1.1 1.2 आए। चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इन अल्फा डीके ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो न्यूक्लियाइड, एवरी एमिटेड अल्फा पार्टिकल हैज़ द सेम शार्पली डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी। लो जी आओ इस बात को समझते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने क्या काम करना है, ये ग्राफ बनाना है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, और ये 2 पॉइंट लिख देने इनफ बस। जिसने तो रट्टा मारना है वो चुप करके लिख के ना साइड पे हो जाए, तो जिसने समझना वो आ जाए अब इधर। ठीक हो गया? चलो आओ मेरा पुत्र, ये देखो ज़रा गौर से। अब एक ही किसी भी एक न्यूक्लियाई में से याद रखिएगा एट द सेम टाइम एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, मगर अगर उसी का कोई चेन चल रही हो तो फिर ज़्यादा अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं। मगर एट द सेम टाइम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है अभी।
अच्छा लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ जी ये रेडियम 226 है, मैं मैस नंबर की ही बस बात कर रहा हूँ। ये रेडोन 222 में कन्वर्ट हुआ अल्फा पार्टिकल को रिलीज करके। इस दौरान जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे निकली होगी भला? ये वही बात है कि इन दोनों के मैस नंबर, इन दोनों का मैस का डिफरेंस लिया होगा, वो डिफरेंस को स्पीड ऑफ लाइट के स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया और कैलकुलेशन की, तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आ गई। बट आपको ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब वो एनर्जी आई 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब ये जो रेडोन बनाना, ये बाज नहीं आया, इसी रेडोन ने दोबारा एक और अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया और ये पोलोनियम में कन्वर्ट हो गया, पोलोनियम 218 में। फिर ये पोलोनियम बाज नहीं आया, पोलोनियम दोबारा से अल्फा पार्टिकल को एमिट कर चुका और ये लेड में कन्वर्ट हो गया। तो रेडोन, पोलोनियम, लेड। तो आप देखें रेडियम से लेकर लेड तक के सफर तक टोटल 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। अब पहला वाला अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है रेडियम में से, दूसरा वाला अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है रेडोन में से, तीसरा वाला अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है पोलोनियम में से। तो ये तीनों अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट न्यूक्लियाइड में से निकले हैं, एक न्यूक्लियाई में से नहीं निकले। अगर हम ओवरऑल बात करें तो रेडियम में से 3 निकले हैं, मगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि पहले रेडियम में से एक निकला, उसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई बना उसकी स्टेट में से फिर ये अल्फा पार्टिकल निकला, उससे जो डॉटर बना उसमें से एक और अल्फा पार्टिकल निकला। ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल निकले हैं, अब सपोज करें पहले वाले की, अब आप यहां पर गौर से देखें, ये देखें जब पहला अल्फा पार्टिकल था ये वाला यहां पे 1, तो इस वक्त इसकी एनर्जी थी 4.8। तो एक्स एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस पे अल्फा पार्टिकल की तादाद है। जब दूसरा अल्फा पार्टिकल निकला है यहाँ पे, ये देखें, तो उस वक्त एनर्जी तकरीबन कितनी थी, यहाँ पर कितनी है कैलकुलेशन में, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तकरीबन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरे वाले तो ये इसका एक ये लाइन बन गई, इसकी लाइन ये बन गई, इसकी लाइन ये बन गई। अच्छा इसमें देखें, अब जब तीसरे की बारी आई, तीसरे अल्फा पार्टिकल पे, तो इसके ग्राफ पे हम यहाँ पर पहुँच गए। तो अब देखें कि ये जो लाइंस मिल रही हैं, जो स्पाइक्स आपको मिल रही हैं इस ग्राफ में, तो हम सिंपली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें इस ग्राफ में टोटल 3 स्पाइक्स मिले हैं। एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 4.8 थी, एक की 5.5 थी, एक की 6.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मिली है डिफरेंट न्यूक्लियाइड से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की। हाँ अब ऐसा नहीं है कि देखें 4.8 के बाद 4.9 आया हो या 5, 5.1, 5.2, नहीं, 4.8 के बाद डायरेक्ट जंप की है 5.5 पे, 5.5 के बाद डायरेक्ट जंप करके गई है 6.0 पे, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज में जा रही है, कंटिन्यूस मैनर में ये नहीं जा रही। कंटिन्यूस में जाती तो फिर तो हम कहते हैं 4.8 के बाद 4.9 भी आता। तो इसी तरह ये जो आपकी बुक में एग्जांपल है, ये भी किसी एक रेडियो एक्टिव डिके की चेन की है। तो किसी चेन के अंदर, ठीक है जी, ये पहले वाले की अल्फा पार्टिकल की सपोज करें इतनी, दूसरे के लिए इतनी, तीसरे के लिए इतनी, चौथे के लिए इतनी। तो ये डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो है आपको हासिल होते हैं ये चेन, पूरे एक चेन के दौरान। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके चेन के दौरान ये काम होता है सारा। तो आप देखें, अब इसको सिंपली बच्चों को याद रखने के लिए क्या बताया जाता है, देखें डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट का मतलब 0 1। तो कोई कहते हैं ये देखो ये तकरीबन 0 0 है, ये तकरीबन 1 1 है, तो देखो 0 1 0 1। ठीक है, तो वो बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं, मगर इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल बात थी जो कि मैंने आपको बता दी है। तो इस तरीके से इनका ग्राफ बनता है। तो अब आपने पेपर के लिहाज से जस्ट ये ग्राफ बनाना है और ये 2 पॉइंट लिखने हैं, इनफ। इसके बाद आगे चलते हैं जी बीटा डिके की तरफ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा डिके। अब बीटा डिके जो होता है ये 2 तरह का होता है, बीटा नेगेटिव डिके और बीटा पॉजिटिव डिके। अब बीटा नेगेटिव डिके की भी कंडीशन है। सबसे देखें, इसमें मैंने हेडिंग बना दी, अकेला लॉन्ग भी आ सकता है, राइट नोट ऑन बीटा डिके। वैसे तो वो अल्फा और बीटा डिके दोनों ही देगा क्योंकि दोनों मिलाकर बनते हैं, मगर आप क्या पता दे दे। अच्छा इसमें क्या होता है जी, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन रेशो बहुत लार्ज हो। उसमें क्या था, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो ज्यादा थी, इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो लार्ज होगी। ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो बीटा नेगेटिव डिके का सोर्स होते हैं। अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में फर्क क्या होगा। याद रखिएगा, जो बीटा नेगेटिव डिके है इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। एंटी न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है, ठीक है। और बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉजिट्रॉन, प्लस साथ में न्यूट्रिनो रिलीज होता है। बस ये इसके बारे में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है जो उसका चार्ज होता है -1 0 होता है, ठीक है, वो हम अभी आगे जाके देख भी लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि बीटा नेगेटिव डिके की कंडीशन क्या है कि जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो लार्ज होगी, ठीक है, वो एलिमेंट्स, वो न्यूक्लियाइड क्या काम करेंगे, बीटा नेगेटिव का डिके करेंगे। और आगे क्या कहता है बीटा नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है,
बट दे आर क्रिएटेड विद इन द न्यूक्लियस। ये तो जस्ट न्यूक्लियस के अंदर क्रिएट होते हैं एट द मोमेंट ऑफ एमिशन। ये न्यूक्लियस के अंदर, अब आप कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है भाई, हौसला करो, अभी ये देखो पार्टी शुरू होगी, ठीक है, अभी तो बड़ी बड़ी बातें आनी है। न्यूक्लियस में देखें, न्यूक्लियस के बाहर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो बीटा पार्टिकल्स आर नॉट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं डीके के दौरान। वो कैसे होते हैं वो हम अभी देख लेते हैं, तो ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है अभी तक, जस्ट आप इसकी कंडीशन याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये याद रखें कि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि ये एमिशन के दौरान, जब बीटा डीके के दौरान ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्रिएट होते हैं, बस। अच्छा, अब इसकी जनरल इक्वेशन ये है कि देखें, पाँव में ज़मीन, सर पे आसमान, तो जो नया एलिमेंट बना, ये इसको असूली तौर पे इनको वाई बोलना चाहिए, पता नहीं एक्स क्यों बोला हुआ है, तो ये वाई है, ठीक है, नया एलिमेंट जो बना है। अब बीटा डीके के दौरान, बीटा नेगेटिव डीके के दौरान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, ई के नीचे -1 और फिर 0, ठीक है। तो अब देखें, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, ये आपको इक्वेशन जुबानी आने चाहिए मरते दम तक। अब जब भी बीटा नेगेटिव डीके होगा एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा, ठीक है। ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इनकी बातें अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स में आनी है, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। अभी सारी बातें आज ही तो नहीं ना कर लेनी, हमने पीएचडी थोड़ी करने आए हो भाई। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब रिलीज होता है तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें प्रोटॉन नंबर जो है उसमें 1 ऐड हो जाता है और मैस नंबर सेम रहता है। तो लो जी, बीटा नेगेटिव डीके में प्रोटॉन नंबर में 1 ऐड हो जाता है और मैस नंबर सेम रहता है, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ऐसा क्यों हुआ है, ये Z+1 क्यों हुआ है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, बेसिकली आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि ये Z है, Z में से -1 निकल गया। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, भला आप देखें यहाँ पे ना थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। पहले +2, अगर आपको वो अल्फा डीके याद हो ना, उसमें था हीलियम XZA जो था, वो जब कन्वर्ट हुआ था YZ-2A-4 में, तो साथ में जो हीलियम बना था उसमें नीचे 2 ऊपर 4 था, ये प्लस का 2 था, तो इसलिए Z के साथ माइनस का 2 आए थे, दोनों कट के दोबारा Z ही बना रहे थे। इधर देखें, पहले ही -1 है, तो आप ये देखें कि जो नया एलिमेंट बना है उसमें हमें Z -1 करना पड़ेगा। Z -1 तो वो मिलके Z+1 ही बनता है बेसिकली। कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, ये देखो, इधर मेरी बात सुनो। एक जनरल सी हम एक इक्वेशन, सादा सी इक्वेशन लेते हैं। मैं कहता हूँ 6 14 x। अच्छा, अब ये y ने क्या बनना है मुझे नहीं पता, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया -1 0। चलो अब मुझे बताओ, हमारी इस साइड पर प्रोटॉन टोटल कितने हैं, प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 6। यहाँ पे कितने हैं, -1। यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू हो कि जब हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 6 ही आए? तो जाहिर बात है यहाँ पे 7 होगा। जब यहाँ पर 7 होगा तो 7 में से 1 निकालोगे तो 6 ही आएगा, जबकि ऊपर 14 ही रहेगा, क्योंकि 14 में से 0 निकालोगे तो 14 बचेगा। तो इसीलिए बोलते हैं बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, प्रोटॉन में 1 ऐड होता है और न्यूट्रॉन जो मैस नंबर है वो सेम रहता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि टोटल न्यूक्लियन जो होते हैं वो सेम रहते हैं, मगर जो Z होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है। और यहाँ पर एक बड़ी मशहूर इक्वेशन लिखी गई है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। ये कन्वर्जन बड़ी मशहूर है। इसका मतलब जो आप कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं, तो भाई हर न्यूट्रॉन एक पर्टिकुलर इसका लाइफ साइकिल होता है, वो आगे वैल्यू आएगी उसकी आगे जाके, वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी बनाता है। ठीक हो गया। आप इक्वेशन को देख लें, बैलेंस्ड है। कैसे भला, देखें नीचे, देखें पहले नीचे में 1 -1 0, तो देखो ये 0 ही है, फिर ऊपर 1 + 0 तो 1 ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल उसने बुक में दी हुई थी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये थोरियम है, ये है हमारे पास 92, ठीक है, सॉरी 90, और यहाँ पे होता है 239। ठीक है, चलिए मुझे बताएं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, सपोज करें बीटा पार्टिकल निकला, तो पीछे जो नया एलिमेंट बनेगा y, उसमें क्या आएगा? अब जाहिर बात है, अब देखें इसमें क्या आएगा, ये -1 है इधर, तो इधर मुझे 91 रखना पड़ेगा, ताकि 91 में से मैं इस -1 को निकालूं तो पीछे 90 बचे, जबकि ऊपर 239 ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेनियम। ये PA से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। एग्जांपल में अगर यहाँ पे ZA की वैल्यू नहीं लिखी तो आप लिख लीजिएगा Z की जगह पे 90 और A की जगह पे 239 लिख लीजिएगा, ताकि आपकी कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाए। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद है बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान क्या होता है, देयर आर ऑल्सो न्यूक्लियाई डेट हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो टू स्मॉल। अब इनमें ये ऐसे न्यूक्लियाई में होती हैं जिनकी जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो होती है बहुत स्मॉल होती है। फॉर स्टेबिलिटी एंड डिके बाय एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन, और कहता है इस दौरान यहाँ पे पॉजिट्रॉन रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था, बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन रिलीज होता है और साथ में न्यूट्रिनो रिलीज होता है, बस ये याद रख लें, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या होता था, आप गौर से देखें Z+1 हो जाता था, यहाँ पे Z-1 है। तो चलो अब मेरी बात सुनो, पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है, पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है वो याद रखना है ना, वो होता है E+10। इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे -1 था। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक न्यूक्लियाई है 5 10, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी इसमें पॉजिट्रॉन रिलीज कर दिया। अब पीछे जो बचेगा उसमें क्या आएगा, देखें ये +5 है, इधर क्या हो के आंसर भी ये +1 है ना, इधर क्या हो कि आंसर 5 आए, तो जाहिर बात है 4 होगा तो आंसर 5 आएगा और ऊपर 10 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखें कि ये 5 था, ये 4 था, इसका मतलब इधर y में जो z आ रहा है वो 5 से 1 कम है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो z है वो डिक्रीज कर जाता है बाय 1, जबकि a क्या रहता है, सेम रहता है। इसको वीडियो को बैक करके पुत्र गौर से सुन लेना। अच्छा, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो इसी तरह एक प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। तो अब देखें अगर इनको आप ऐड करें 0 जमा 1 इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 जमा 0 1, तो इक्वेशन भी बैलेंस है हमारी, और यहाँ पे साथ में न्यूट्रिनो भी बना है, ठीक है। तो बीटा पॉजिटिव डिके में न्यूट्रिनो बनता है, बीटा नेगेटिव डिके में एंटी न्यूट्रिनो बनता है, बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन बनता है, बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन बनता है, बात खत्म। अब ये एक एग्जांपल है और भी दी हुई है एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल्स हैं। नियॉन 1019, तो देखो जब यहाँ पे बन गया ये फ्लोरीन बना, तो देखो इसमें से Z में से 1 माइनस होके इधर आया, जबकि A वही रहा, A सेम रहा, ठीक है। सो ये थी हमारे पास बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैंने बड़े प्यार से ना अच्छे तरीके से इनको लिखने की कोशिश की है ताकि आप पेपर के लिहाज से एक्टिव रहें। इसके बाद चौथी हेडिंग इसकी, ये बड़ी सिंपल सी है, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। आप देखें एनर्जी यहाँ पर देखें, इस पॉइंट के लिहाज से अगर देखें तो एनर्जी ग्राफ में यहाँ पर क्या आ रही है, एनर्जी 0 आ रही है, इस पॉइंट पे एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। तो इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो 0 से मैक्सिमम के दरमियान में वेरिएट कर रही है। अब इसकी वेरिएशन भी क्यों हो रही है, देखिए अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता था, जस्ट अल्फा पार्टिकल ही निकलता था, ऐसा ही है ना अल्फा डिके में। मगर बीटा डिके में क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलता है तो उनके साथ या एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो भी निकलता है। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है ना वो शेयर हो जाती है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान में या पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के दरमियान में। तो ये जो एनर्जी शेयरिंग हो जाती है ना बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनोज के दरमियान में, उस शेयरिंग की वजह से ग्राफ जो होता है ये कंटिन्यूस बनता है। अब शेयरिंग की वजह से एनर्जी मुकम्मल तौर पे शेयर हो जाती है, तो शेयरिंग में फिर सारी वैल्यूज आ जाती है, इसलिए बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी का ग्राफ कंटिन्यूस होता है। बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग द पार्टिकल कैन हैव एनी एनर्जी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसीलिए ग्राफ में जो कर्व है ये एक स्मूथ कर्व है, मगर इसमें बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जीज हैं वो कंटिन्यूस शो की गई। ठीक हो गया, तो लें जी इसके बारे में आप फिलहाल इतना ही ज़हन में रखें। अब बहुत सारी अगर बातें और इसमें से निकालें तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, मगर टाइम भी शॉर्ट है और आप लोगों ने जारी बात है ये क्विक रिवीजन के अंदर इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं हम, तो आप इनको बस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखें। तो अगर ये लॉन्ग में आए तो ये 4 हेडिंग्स के साथ बना के आए, इंशाल्लाह ज़िंदगी में सुकून हासिल होगा। इसके बाद है जी गैमा रेडिएशंस, आपके लॉन्ग में अगर पूछा होगा तो लिख दीजिए। गैमा रेडिएशंस में क्या होता है, द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी इक्वेशन ये होती है, याद रखिएगा गैमा डिके के दौरान ना तो एटॉमिक नंबर में कोई फर्क पड़ता है ना ही मैस नंबर पे कोई फर्क पड़ता है। तो जी तो फर्क फिर किस चीज़ पे पड़ता है, ये जो स्टेरिक्स का साइन बना हुआ है ना ये एक्साइटेड न्यूक्लियाई को शो करता है। कोई भी न्यूक्लियस जब एक्साइटेड होता है और ये जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट को शो करता है, तो कोई भी न्यूक्लियस जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है उस दौरान जो रेडिएशन रिलीज करता है उनको हम गैमा रेडिएशन बोलते हैं। जिस तरह ये निकल की एग्जांपल दी है कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आया है, ये अपनी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में आया। अब एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम कब जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाता है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो गैमा रेडिएशंस की एनर्जी बड़ी हाई होती है। तो खैर अभी इसके बारे में इतनी बातें ही याद रखें। तो याद रखिएगा
कि इसमें Z एंड A क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट न्यूक्लियस की स्टेट चेंज हो जाती है बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। इसके बाद ये एक समरी टेबल है, इसमें से बड़ा मशहूर है ये टेबल, इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई हैं और मैंने बताया था इनके ऊपर चार्ज 2e होता है। बीटा पार्टिकल्स के दौरान या तो पॉजिट्रॉन रिलीज होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इनके ऊपर चार्ज +e या -e का आएगा। गैमा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, फ्रॉम एक्साइटेड न्यूक्लियाई, ठीक है, और ये किसी एक्साइटेड न्यूक्लियाई से रिलीज होती हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पार्टिकल्स पर +2e चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स पर या +e या -e, गैमा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा रेज का जो टिपिकल सोर्स है, जो ज़्यादातर जो अल्फा रेज जहाँ से निकलती हैं वो रेडोन 222 से, बीटा पार्टिकल्स का सोर्स स्ट्रोंशियम 94 है और गैमा रेज का सोर्स कोबाल्ट 60 है। फिर उसके बाद जब ये एयर में से गुजरती हैं तो एयर में कितने आयंस, मतलब जब ये इनकी ना एक आयनाइजेशन पावर होती है कि जब ये एयर में से गुजरती हैं, किसी भी मीडियम में से गुजरती हैं, उसको आयंस में तहलील कर देती हैं। तो 10⁴ का मतलब है 10,000। इसका मतलब है कि ये क्या काम करती है, 10,000 एटम्स की आयनाइजेशन परफॉर्म करती है। ये 100 एटम्स की आयनाइजेशन परफॉर्म करती है एयर में और ये 1। इसका मतलब है आयनाइजेशन पावर के लिहाज से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा की है, उससे कम बीटा की और सबसे कम गैमा की। उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो याद रखिएगा रेंज या पेनिट्रेशन पावर जो होती है ये अल्फा पार्टिकल्स की सेवरल सेंटीमीटर है बस, ठीक है, जबकि ये मीटर्स में है और ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है। इनकी जो रेंज होती है, इनवर्स स्केयर लॉ से मुराद है कि जो रेंज होती है वो डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखिएगा पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा, ठीक है, आयनाइजेशन का उल्टा है पेनिट्रेशन, आप यूँ कह लें। तो पेनिट्रेशन पावर जो होती है, जो किसी मटेरियल में से चीर फाड़ के निकल जाने की प्रॉपर्टी गैमा रेज की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूँ, ये अगले पॉइंट में आएगी भी, तो पेनिट्रेशन के लिहाज से गैमा सबसे ज़्यादा, बीटा दूसरे नंबर पे और सबसे कम अल्फा, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्ब्ड बाय, कहता है अल्फा पार्टिकल जब पेपर में से गुजरते हैं बेचारे वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल्स पेपर में से गुजर जाते हैं, बल्कि किसी एल्यूमिनियम की शीट जो कि 1 से 5 मिलीमीटर तक हो वो इनको रोक सकती है। और गैमा रेज एल्यूमिनियम शीट में से भी गुजर जाती हैं, पेपर में से भी गुजर जाती हैं, जबकि लेड शीट में से भी गुजरती हैं, मगर जब 1 से 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी तो उसमें ये एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी। उसके बाद इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम एमिटेड विद द सेम एनर्जी, मैंने आपको बताया कि एक अल्फा, जो देखें हमने अभी अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी की बात की थी, ठीक है, कि वो जो एनर्जी थी वो डिस्क्रीट एनर्जीज थी। तो डिस्क्रीट, और जो भी किसी भी रिएक्शन में जब भी अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी सेम होती है एक ही न्यूक्लियाइड से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की। डिफरेंट न्यूक्लियाइड से जो निकल रहे होते हैं उनकी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी वेरिएबल एनर्जी होती है और गैमा रेज की भी एनर्जी वेरिएबल होती है। ये आ गई है स्पीड जिसकी मैं बात कर रहा था। इनकी जो स्पीड होती है ना वो 1 × 10⁻⁷ होती है अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁸ और गैमा की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आपने ज़ुबानी इसको याद करना है। तो यहाँ तक था जी हमारा ये सारा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये बड़े मज़ेदार लेक्चर होगा फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो कि हम स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।